हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। 18वीं शताब्दी का भारत हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज का टॉपिक हमारा सभी एग्जाम एसएससी, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और MPPSC, UPPSC उन सभी के लिए ज़रूरी है जिनमें भी GK GS आता है और हिस्ट्री आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1773 से 1853 के बीच में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रमुख प्रशासनिक सुधार। पहले आती है इसकी पृष्ठभूमि कि अंग्रेज़ों ने भारत में क्या क्या सुधार किए हैं 1773 से लेकर 1853 के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी जो कि अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय शासकों से युद्ध और उनके प्रदेशों का अधिग्रहण कर लेती थी। तो जो व्यापारिक कंपनी है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या करती है, अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो भारतीय या स्थानीय शासक हैं उनसे युद्ध करती है और उनके क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेती है। यह किसी भी व्यापारिक कंपनी के लिए अपने आप में एक नया कदम था। कोई व्यापारिक कंपनी के लिए अभी तक नया कदम था क्योंकि अभी तक किसी ने भी युद्ध नहीं किए और उनका अधिग्रहण नहीं किया। ब्रिटिश सरकार कंपनी को इन सभी गतिविधियों को संचालित करने के लिए चार्टर जारी करती थी। तो जो कंपनी है उसके लिए इस सब गतिविधियां करने के लिए जो कंपनी है, ब्रिटिश की सरकार है, वो क्या करती थी, चार्टर जारी करती थी। इन चार्टर के तहत ही कंपनी को यह अधिकार दिया जाता था कि वह सेना एवं नौसेना की भर्ती एवं रखरखाव कर सकती है और अपने कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने हेतु दंडात्मक शक्ति का प्रयोग कर सकती है। कि मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसको पता रहे कि जो यहाँ की कंपनी है वो क्या कर रही है, कैसे रखरखाव कर रही है, कैसे भर्ती कर रही है नौसेना की, सेनाओं की, और उनमें अनुशासन ला रही है, नहीं ला रही है, और उनके क्या दंडात्मक शक्तियाँ हैं, वो सब देने का काम ये चार्टर्ड एक्ट करते थे। ये सभी अधिकार कंपनी को व्यापारिक हितों की सुरक्षा एवं उसे आगे बढ़ाने के नाम पर दिए जाते थे। ये क्यों दिए जाते थे? क्योंकि व्यापारिक हितों की सुरक्षा हो सके और वह ज़्यादा तरक्की कर सके और उनका व्यापार बढ़ सके। इसके बदले में कंपनी सरकार को 4 लाख पाउंड का वार्षिक भुगतान किया करती थी। अब जो कंपनी के लिए चार्टर जारी कर दिए हैं, अब कंपनी क्या करेगी सरकार के लिए, तो ये 4 लाख पाउंड का वार्षिक भुगतान करती थी सरकार के लिए। स्थानीय शासकों से सशस्त्र संघर्ष के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जे के बाद कंपनी द्वारा मूल निवासियों के विरुद्ध कृत अत्याचार के समाचार ब्रिटेन पहुंचने लगे। अब देखो क्या थे, पहले स्थानीय जो शासक थे उनको सशस्त्र संघर्ष के आधार पर इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र है वह कब्जे में कर लिया था। अब क्या थी, कंपनी जो मूल निवासी हैं वहाँ के उनको भी परेशान करती थी, उन पर भी अत्याचार करती थी। इसकी न्यूज़ कहाँ पहुँची, ब्रिटेन पहुँचने लगी। परिणाम स्वरूप कंपनी के कामकाज पर सरकार के नियंत्रण की मांगें बढ़ गईं। तो सब चाहते थे कि कंपनी पर किसका नियंत्रण हो जाए, सरकार नियंत्रित करे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं यहाँ के लोगों पर। यह मामला ब्रिटिश संसद की एक चयन समिति को भेजा गया और यह समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते ही 1773 का विनियामक अधिनियम पारित किया गया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। तो इसी को देखते हुए उनको नियंत्रित करने के लिए कंपनी के लिए 1773 में एक विनियामक अधिनियम पारित कर दिया गया। 1773 में आया है विनियामक अधिनियम। पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह अधिनियम संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत एवं इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था और व्याप्त दोषों को दूर करना था। तो जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, तो ये क्यों आया है, क्योंकि इस जो कंपनी है उसके भारत में और जो इंग्लैंड है दोनों स्थानों पर कंपनी के अधिकारों को, कंपनी के कार्यों को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके और उनके जो दोष हैं उनको दूर किया जा सके। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए पहला कदम था। ऐसा काम अभी तक कंपनी के लिए सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा यह भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने का पहला कदम था। पहली बार ब्रिटिश जो कंपनी है उसके राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को उनके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तो जो पहली बार जो कंपनी है उनके राजनीतिक एवं जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको इसमें मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसमें क्या हो गया था, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। इसका उद्देश्य
भारत स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं उनके कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना था, जिसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों की समृद्धि से इंग्लैंड में आक्रोश एवं ईर्ष्या का माहौल बनने लगा था। इससे क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में, वह उनके जो प्रशासन है, उनके कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, उसे नियंत्रित किया जा सके। इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी यहाँ पे समृद्धि हो रही थी कई बार, तो क्योंकि इतना भ्रष्टाचार करते थे, इससे ये इंग्लैंड में जाते थे तो वहाँ पर आक्रोश और ईर्ष्या का माहौल बनने लगा था। रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख विशेषताएं, क्या विशेषता है रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। मतलब जो ब्रिटिश इंडिया सरकार है उसकी निगरानी में लाना था ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी गतिविधियों को। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य कंपनी का संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना था। कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके इसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना था। इस अधिनियम को 1773 में ब्रिटिश संसद में पास कर दिया गया था और 1774 में इसे लागू कर दिया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या हैं। इसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाया गया था। कंपनी के संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे। राजनीतिक अस्तित्व को उसमें स्वीकार कर लिया गया था। व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाया गया था और इसमें को बनाया गया था 1773 में और ब्रिटिश संसद में इसको पास किया गया था, मतलब लागू कर दिया गया था 1774 में इसको लागू कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया था तथा डायरेक्टरों की संख्या 24 निर्धारित कर दी गई थी। इसमें से 25% अर्थात 6 सदस्यों की नियुक्ति वर्ष अवकाश ग्रहण करना पड़ता था, प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करना पड़ता था और 1000 पाउंड के 10 हिस्सेदारों को मत देने का अधिकार होता था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके तहत प्रावधान पहला क्या किया गया था, तो इसमें जो इसका कार्यकाल है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का वो 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। डायरेक्टरों की संख्या 24 कर दी गई है और इसमें जो 6 सदस्य हैं मतलब 25% सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे और इनके लिए जो मतदान होता था वह 1000 पाउंड के हिस्सेदारों को ही मत देने का अधिकार होता था। कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी, बंगाल के प्रशासक को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। जो कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी है मतलब जो बंगाल का प्रशासक है उसको जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र हैं उनका गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। उसको सलाह देने हेतु 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई थी, मतलब अकेला निर्णय नहीं लेता था बल्कि उसके लिए निर्णय लेने के लिए 4 सहयोगी की आवश्यकता होती थी। कार्यकारिणी बनाई गई थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता, मतलब ये 5 वर्ष के बाद फिर चले जाएंगे। मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर इनके अधीन होते थे। जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसके अंतर्गत मद्रास प्रेसिडेंसी और जो मुंबई प्रेसिडेंसी है दोनों ही बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखे गए थे। अधिनियम के अंतर्गत प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना था तथा पार्षद के रूप में सर फिलिप फ्रांसिस कैलेवरिंग, मानसन एवं बारवेल को नियुक्त किया गया था। तो पहले गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है। इनकी कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे। पहले आते हैं सर फिलिप फ्रांसिस, दूसरे आते हैं कैलेवरिंग, मानसन और चौथे आते हैं बारवेल को नियुक्त किया गया था। यह केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही 5 वर्ष के पूर्व हटाए जा सकते थे। मतलब इनका कार्यकाल निश्चित था, 5 वर्ष के बाद ये हटा दिए जाएंगे, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वह सिफारिश करेगा तो ब्रिटिश सम्राट इनको 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता थे। फिर आते हैं कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। यह अंग्रेजी कानून के अनुसार मुकदमों का निर्णय करती थी। इसका क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक था। इस सर्वोच्च न्यायालय को सम न्याय एवं सामान्य विधि के न्यायालय, नौसैनिक विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। मतलब ये क्या करेगा, सामान्य न्यायालय रहेगा, सामान्य विधि के न्यायालय रहेंगे, नौसेना विधि के न्यायालय होगा और धार्मिक न्यायालय के रूप में देखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित हो गया था। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थी और जो अन्य न्यायाधीश थे 3 उनका नाम था चैम्बर्स,
लेमिस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। मतलब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसमें एक न्यायाधीश थे जो थे सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, इनके नाम है चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड। इसका जो क्षेत्राधिकार है वह बंगाल, उड़ीसा, बिहार तक था, और यह एक सामान्य न्यायालय, सामान्य विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय एवं धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट आता है, बिना लाइसेंस प्राप्त किए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो यदि बिना लाइसेंस की कोई कंपनी है या उस कंपनी का कर्मचारी है, उसको निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम बनाने और अध्यादेश पारित करने का भी अधिकार दिया गया था। मतलब जो उसकी काउंसिल है गवर्नर जनरल की, वह नियम बनाएगी और अध्यादेश पारित करेगी, परंतु इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकृत होना जरूरी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पर मुहर लगाएगी तभी पंजीकृत माना जाएगा। अधिनियम के प्रत्येक सैनिक एवं असैनिक पदाधिकारी को किसी भी व्यक्ति से उपहार, दान या फिर पारितोषिक लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो कोई भी कंपनी का सैनिक या असैनिक कोई भी कर्मचारी है, पदाधिकारी है, वह किसी भी व्यक्ति से उपहार, दान या पारितोषिक ग्रहण नहीं कर सकता था। कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया था। मतलब इतना वेतन बढ़ा दिया गया था, अब वो किसी उपहार नहीं लेंगे, तो उनके कर्मचारियों के उपहार में जो वेतन वगैरह था ना, वो भी उनको बढ़ा दिया गया था, जिससे कि वो भ्रष्टाचार ना करें या रिश्वत वगैरह ना लें। इस अधिनियम के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल सदस्यों की नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। उनकी जो काउंसिल थी उसको नियंत्रित नहीं कर सकता था गवर्नर जनरल। उसे अपनी काउंसिल के सदस्यों के बहुमत के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं था। मतलब यदि काउंसिल ने बोल दिया कि ये काम होना चाहिए तो मतलब होना चाहिए, वो उसके विरुद्ध कार्य करे, इसका कोई अधिकार नहीं था गवर्नर जनरल को। इससे उसके समक्ष अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात 1781 के इंडिया एक्ट संशोधनात्मक अधिनियम द्वारा एक अनुपूरक कानून बन गया था। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात 1781 में जो आया था इंडिया एक्ट संशोधनात्मक अधिनियम द्वारा एक क्या बन गया था, अनुपूरक कानून बनाया गया था। इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया था, और इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को अधिक स्पष्ट कर दिया गया था। इससे कलकत्ता के सभी नागरिक अंग्रेज भारतीयों पर अधिकार दिया गया था, और यह भी आदेश दिया गया था कि प्रतिवादी का निजी कानून लागू हो। जो प्रतिवादी है उस पर क्या होगा, निजी कानून भी लागू होगा। अब आती हैं इसकी सीमाएं। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको लक्ष्य बनाया गया था, ना कि कंपनी को। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच में लगातार तनाव के कारण प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। जो गवर्नर जनरल और जो उसकी परिषद है वो देखो एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे, दोनों में तनाव था, इससे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं चल रही थी। यूरोपीय प्रणाली के आधार पर स्थापित उच्च न्यायालय की आधिकारिकता स्पष्ट नहीं की गई थी। मतलब उसको कितने अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसको भी स्पष्ट नहीं किया गया था। इस अधिनियम के बाद जुडिकेचर एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एवं डिक्लेरेटरी एक्ट 1788 लाया गया था। फिर आते हैं जुडिकेचर एक्ट 1781। जुडिकेचर एक्ट 1781 के अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया था। मतलब जितने भी कलकत्ता के निवासी हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। साथ ही गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों को भी इसके द्वारा दिए गए अधिकाधिक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था। लेकिन जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियमन को जमा करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया था। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जो गवर्नर जनरल है उसके जो बनाए गए नियम हैं, विनियम हैं, उनको जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इससे असुविधा हो रही थी। मतलब कोई भी नियम है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही पारित होता था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इससे असुविधाएं उत्पन्न हो रही थीं। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को।
1773 के अधिनियम की कमियों को सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाया था, इसलिए आया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने का संसद का पहला प्रयास था। मतलब पहले प्रयास कर चुकी है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, मतलब इनडायरेक्टली किया था, लेकिन अब 1784 में एक प्रत्यक्ष रूप से उसको नियंत्रित करने का संसद का पहला प्रयास होगा पिट्स इंडिया एक्ट। इसके कुछ प्रावधान किए गए थे। पहला क्या था, कंपनी के वाणिज्य एवं जो राजनीतिक कार्य हैं इनके बीच में अंतर स्पष्ट कर दिया गया था कि भैया वाणिज्यिक कार्य ये होते हैं और राजनीतिक कार्य ये होते हैं, उनको अच्छे से बैठाल के समझा दिया गया था। एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्निंग बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें 2 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और 4 पीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। मतलब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, इसमें 2 सदस्य थे वह ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे और जो 4 थे वह पीवी काउंसिल के सदस्य थे। फिर आते हैं बोर्ड का एक अध्यक्ष भी होगा, जिसे जल्द ही प्रभावी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामले का मंत्री बनाया गया था। जो बोर्ड में एक अध्यक्ष होता था, 4 सदस्य पीवी काउंसिल के, 2 ब्रिटिश कैबिनेट के और एक था अध्यक्ष, जो कि जल्द ही क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों का मंत्री बनाया गया। अधिनियम के अनुसार कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के कार्य अर्थात कंपनी के नागरिक, सैन्य एवं राजस्व से संबंधित कार्य एवं संचालन का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाना था। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था, सरकार के जितने भी कार्य हैं, कंपनी के नागरिक, सैन्य एवं राजस्व से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उनका संचालन, निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा किया गया था, नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया था। कंपनी के 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल इन काउंसिल की संख्या को 3 सदस्य कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल को बहुमत के फैसले पर वीटो करने का अधिकार दिया गया था। मतलब जो हमारे कंपनी है उसके 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, उसकी संख्या को 3 कर दिया गया है और जो ब्रिटिश क्राउन है उसके द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल को बहुमत के फैसले पर वीटो शक्ति देने का भी अधिकार दिया गया था। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को भी उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था कि मतलब जो अब मद्रास और मुंबई है उनके गवर्नर स्वतंत्र नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत आ गए। युद्ध, राजस्व एवं कूटनीति से संबंधित मामलों में गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियां दी गई थी। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको अधिक शक्तियां इसमें दे दी गई थी। कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को केवल ब्रिटिश नागरिक तक ही सीमित कर दिया गया था। मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो जो भी नियम बनाएगा सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों पर ही लागू होगा, भारतीयों को उनसे बाहर कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सभी स्तर पर भर्ती हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अधिकृत किया गया था। मतलब जितनी भर्तियां होंगी नामजदगी के सिद्धांत पर नहीं बल्कि क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाएंगी। 1786 में पारित एक पूरक अधिनियम वाला बंगाल के द्वितीय गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया था। मतलब जो 1786 था इसके द्वारा क्या वो बंगाल का जो दूसरा गवर्नर जनरल बना उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के प्रभावी शासक बने। किसके अंतर्गत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के प्रवासी शासक बने। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित व्यवस्था में भारत में कंपनी के शासन में 1858 तक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। मतलब अब इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो स्थापित व्यवस्था थी कंपनी में भारत में कंपनी के शासन में 1858 तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। इसके अलावा कंपनी को दिए गए उपरोक्त चार्टर को भी समय समय पर 20 वर्षों के नियमित अंतराल पर संशोधित किया गया था, जो कि 1793 में किया गया है, 1830 में किया गया है, 1833 में किया गया है और 1853 में इसको किया गया है। 1793, 1813, 1833, 1853 में इसको संशोधित किया गया है। फिर आती हैं सीमाएं।
ब्रिटिश सरकार से भौगोलिक दूरी एवं उत्तम संचार व्यवस्था के अभाव में कंपनी की गतिविधियों पर वास्तविक नियंत्रण नहीं हो पाया। तो पिट्स इंडिया एक्ट आ जाए चाहे रेगुलेटिंग एक्ट आ जाए, इतनी ज़्यादा दूरी है दोनों के बीच में, तो अच्छे से क्या नहीं हो पा रहा है, वास्तविक नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भौगोलिक दूरी है, उत्तम संचार व्यवस्था नहीं थी और जितनी भी गतिविधियाँ थी उनको बाद में पता चलती थी, तो अच्छे से नियंत्रण नहीं हो पाया। दोहरी नियंत्रण प्रणाली के परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल को दो विभिन्न शक्तियों के नियंत्रण में एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे रहे। देखो, दोहरी नियंत्रण प्रणाली स्थापित कर दी। इससे क्या था, जो गवर्नर जनरल था उसको दो विभिन्न शक्तियों के नियंत्रण में एक दूसरे के विरुद्ध ये अपनी शक्तियों को मजबूत करने में लगे रहे। परिषद के सापेक्ष अभी गवर्नर जनरल की स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के वीटो को रद्द करने का अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब जो गवर्नर जनरल है उसकी स्थिति को भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया था, क्योंकि जो उसकी खुद की परिषद है उसकी वीटो शक्ति से उसके निर्णय को ख़त्म नहीं कर सकता था, रद्द नहीं कर सकता था। फिर आता है 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत में सरकार की कार्य प्रणाली एवं कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश निरीक्षण में केवल न्यूनतम परिवर्तन किए थे। मतलब जो हमारे अभी तक कितने ज़रूरी एक्ट हैं उनमें से ये थोड़ा सा कम ही था, क्योंकि इसने ब्रिटिश निरीक्षण में केवल न्यूनतम परिवर्तन ही किए थे। सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब जो कंपनी को एकाधिकार प्राप्त होता था ना, हर साल 10 साल में मिलता था, अब उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कर्मचारियों के वेतन एवं जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं इनके भुगतान का दायित्व अब कंपनी पर डाल दिया गया था। मतलब जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन और जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं अब उनका सबका वेतन कौन देगा, कंपनी देगी। और अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए थे, वो थे इस प्रकार। पहला आता है, गवर्नर जनरल को अपने अधीनस्थ प्रेसिडेंसी के संदर्भ में व्यापक शक्तियां दी गई थी। जो गवर्नर जनरल है उसके अंतर्गत जितनी भी परिषद आती थी, प्रेसिडेंसी आती थी, उसके संदर्भ में इसको बहुत ज़्यादा व्यापक शक्तियां दे दी गई थी। गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णयों को वीटो करने के अधिकार की पुष्टि की गई थी। इसके अधिकार को अधीनस्थ प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया था। अभी तक उसको वीटो शक्ति नहीं प्राप्त थी, स्पष्ट रूप से नहीं थी, लेकिन अब गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को वीटो शक्ति के आधार पर पुष्टि की गई थी और उनके अधिकारों को अधीनस्थ प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक भी विस्तारित कर दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़ने से निषिद्ध कर दिया गया था। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बिना अनुमति के भारत छोड़ नहीं सकते। गवर्नर जनरल, गवर्नर एवं कमांडर इन चीफ की नियुक्ति रॉयल अनुमोदन पर ही की जाएगी। तो अभी तक गवर्नर जनरल ऐसे बन जाते थे, लेकिन अब गवर्नर जनरल हो, गवर्नर हो, कमांडर इन चीफ हो, इन सब की नियुक्ति कैसे होगी, रॉयल अनुमोदन के आधार पर की जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को निजी व्यक्तियों एवं कंपनी के कर्मचारी दोनों को भारत में व्यापार विशेषाधिकार या कंट्री व्यापार के रूप में जाना जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके जो निजी व्यक्ति थे, कंपनी के कर्मचारी थे, दोनों को ही भारत में व्यापार विशेषाधिकार एवं कंट्री व्यापार के रूप में जाना जाता था। इसके लिए लाइसेंस देने के अधिकार दिए गए थे। इससे चीन के साथ अफीम के व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया था। मतलब चीन के साथ ही व्यापार कर सकते हो अफीम का। कंपनी के चार्टर को 1813 के चार्टर द्वारा नवीनीकृत किया गया है। तो अब इसको कब संशोधित किया जाएगा, 1813 के एक्ट के साथ ही इसको संशोधित किया जाएगा। तो अब आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813, जिसे चार्टर्ड एक्ट 1813 के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर का नवीनीकरण किया एवं भारत में कंपनी के शासन को बनाए रखा। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान थे। पहला आता है, चाय एवं चीनी के साथ व्यापार के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधि एवं कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यह भारत में ब्रिटिश सत्ता के विकास को दर्शाता है। तो चाय, चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियों पर
कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यह भारत में ब्रिटिश सत्ता के विकास को दर्शाता है। इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित कर दी कि अब क्या है, पूरा ब्रिटिश भारत है, उस पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित कर दी गई है 1813 के एक्ट के तहत। इस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए तक आवंटित किए गए थे। मतलब भारत में शिक्षा को बढ़ाओ, इसके लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। ईसाई मिशनरियों को ब्रिटिश भारत में आने एवं अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। मतलब धार्मिक भी प्रचार किया गया है और शैक्षणिक भी किया गया है। धार्मिक में जो ईसाई मिशनरी हैं वो ब्रिटिश भारत में आ सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अधिनियम द्वारा भारत में यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों पर प्रांतीय सरकारों एवं अदालतों के अधिकार क्षेत्रों को और अधिक मजबूत कर दिया गया है। अधिनियम के द्वारा भारत में यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों पर प्रांतीय सरकार एवं अदालतों के अधिकार क्षेत्र को और भी अधिक मजबूत कर दिया गया था। अभी तक भारत में जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र था, ब्रिटिश नागरिक हैं, इन पर अब प्रांतीय सरकारों का, अदालतों का क्षेत्राधिकार हो जाएगा और अधिक मजबूत कर दिया गया था उनके अधिकारों को। भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान एवं विज्ञान के संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वित्तीय प्रावधान किए गए थे। तो अब भारत में जो भारतीय साहित्य है उसका पुनरुत्थान करना है, विज्ञान के संदर्भ में संवर्धन करना है, इनको प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो अब इसमें क्या है, भारत का केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में अंतिम कदम था ये भैया। जो केंद्रीकृत व्यवस्था है उसका ये अंतिम चरण था। इस अधिनियम पर मैकाले और जेम्स मिल को स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो 1833 का जो एक्ट है इसमें हमें जॉर्ज मैकाले एवं जेम्स मिल का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। 1833 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान: चीन एवं चाय की व्यापार करने में कंपनी को पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब चाय का व्यापार हो गया और चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध है उनमें कंपनी के पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। पूर्ण मुक्त व्यापार नीति: ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। अब क्या था भैया, पूर्ण जो मुक्त व्यापार नीति को इसमें लागू किया था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको व्यापारिक कार्य में एक परिवर्तित करके अब उसको एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट ने भारत में प्रशासन को केंद्रीकृत किया था। जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट है इसने भारत में क्या किया है, भारत में प्रशासन को केंद्रीकृत किया। और इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो छोटा सा पद नहीं बल्कि अब वो क्या बन जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। कौन बने हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले नियुक्त किए गए हैं भारत के गवर्नर जनरल। अब आते हैं गवर्नर जनरल परिषद को भारत में नागरिक, सैन्य एवं राजस्व से संबंधित मामलों के अधीक्षण, दिशा निर्देश एवं नियंत्रण की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो जो हमारे गवर्नर जनरल है उनको नागरिकों की, सैन्य एवं राजस्व से संबंधित जितने मामले थे उनके अधीक्षण करने की, दिशा निर्देशन करने की और उनकी नियंत्रण करने की शक्ति भी गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू की गई थी। मतलब कोई भी अब सिविल सेवक है उसमें कोई भी कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा तो उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे यह भी कहा गया है कि तो भारतीयों को कंपनी के अंतर्गत किसी भी स्थान, कार्यालय, रोजगार के दायित्व के निर्वहन से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के बाद भी इस प्रावधान को स्वीकार कर लिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने विधायी प्रयोजन के लिए एक चौथा सदस्य, जैसे कानूनी सदस्य कहा गया, वह कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। इसे आगे परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार दिया गया, परंतु मत देने का अधिकार नहीं था। इसको मत देने का अधिकार नहीं था, सलाह दे सकता था। और टीवी मैकाले
को पहले कानून सदस्य ही बनाया गया था, उसके बाद ये इसके सदस्य बने हैं अलग अलग समितियों के। तो 1833 में क्या हुआ, 64 सदस्य कानूनी सदस्य जोड़ा गया इनकी कार्यकारी परिषद में, और इनकी बैठक में भाग लेने का अधिकार था इसको, लेकिन मत नहीं दे सकता था। टीवी मेघालय को पहले कानून सदस्य ही बनाया गया था। फिर आते हैं विधायी परिषद द्वारा पारित किए गए सभी कानून एवं अधिनियम को भारत सरकार का अधिनियम कहा जाने लगा। इससे पहले इसे चार्टर कहा गया था। तो अब क्या आया, विधायी परिषद है उनके द्वारा पारित किए गए जितने भी कानून थे, अधिनियम थे, अब उनको क्या कहा जाएगा, भारत सरकार अधिनियम कहा जाएगा। इससे पहले चार्टर कहा जाता था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक विधि आयोग की भी नियुक्ति की गई थी। विधि आयोग है उसकी नियुक्ति भी की गई है 1863 की एक्ट के तहत। इस अधिनियम में इस प्रावधान किया गया कि भारतीय प्रांतों में जातीय पंथ एवं धर्म के अनुसार पर भारतीय एवं अंग्रेज निवासियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो या नहीं किया जाए। 1833 के चार्टर ने भारत में कानून की एक समान और संहिताबद्ध प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस अधिनियम में क्या हुआ था, विधि आयोग की नियुक्ति हो गई। इसमें प्रांतों में जाति पंथ धर्म के आधार पर जाति एवं धार्मिक अंग्रेजी निवासियों के बीच में कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। और 1833 के चार्टर में भारत में कानून की एक समान एवं संहिताबद्ध प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 1853 का चार्टर्ड एक्ट। कंपनी को भारतीय प्रदेश एवं राजस्व क्राउन की तरफ से न्यास के रूप में रखा गया था। इस प्रकार क्राउन जब चाहे कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। तो कंपनी को भारतीय प्रदेश तथा राजस्व क्राउन की तरफ से न्याय के रूप में रखना था। इस प्रकार से क्राउन जब चाहे अपनी कंपनी से प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के निवासी के विधायी एवं कार्यकारी कार्य को अलग कर दिया गया था। इसमें क्या किया गया है, जो पहली बार गवर्नर जनरल है उसकी परिषद है उसकी विधायी एवं कार्यकारी शक्ति इसमें अलग की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया और दूसरे सदस्यों के समकक्ष दर्जा दिया गया। तो 1833 में क्या हुआ था, एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। अब उसको क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद में उससे मत देने का अधिकार होगा और जो दूसरे सदस्य हैं उनके समक्ष ही उनको दर्जा दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया था। इसमें अब 6 और सदस्य जोड़ दिए गए जिसे विधायी परिषद कहा गया। एक क्या कर विधि बनाते थे इसलिए इसको विधायी परिषद कहा गया। इन 6 सदस्यों में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश तथा बंगाल, मद्रास, मुंबई और उत्तर पश्चिम प्रांत NWFP में से प्रत्येक के एक प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। इस प्रकार सदस्यों की कुल संख्या 10 हो गई थी। देखो अब इसमें क्या हुआ है, जो इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं इनके न्यायाधीश में सर्वोच्च न्यायालय के और बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी एवं जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है उसमें से प्रत्येक के एक प्रतिनिधि शामिल हो गए थे और इस प्रकार सभी सदस्यों की संख्या 10 हो गई थी। विधायक के रूप में परिषद ने ब्रिटिश संसद की एकता को बनाए रखे हुआ है। तो विधायिका है इसके रूप में परिषद में ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया को अपनाते हुए एक छोटे स्तर की संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार पहली बार कानून बनाने के कार्य को सरकार के विशेष कार्यों के रूप में स्वीकार कर दिया गया। तो कोई भी कानून बनाने का अधिकार है उसको सरकार के विशेष कार्यों के रूप में स्वीकार किया गया। बंगाल के गवर्नर के दायित्व से बंगाल के गवर्नर जनरल को मुक्त कर दिया गया। तो बंगाल का जितना भी दायित्व है तो बंगाल के गवर्नर जनरल को इससे मुक्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को मुक्त कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी बिना अतिरिक्त जिम्मेदारी वाले पहले गवर्नर बने थे। तो लॉर्ड डलहौजी जो हैं ऐसे पहले गवर्नर थे जिनके पास ज़्यादा शक्तियाँ या फिर ज़्यादा अधिक जिम्मेदारी नहीं थी, उन पर ज़्यादा बर्डन नहीं था। बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर
जिसके थे एंड्यूस फ्रेजर को नियुक्त किया गया था। तो बंगाल के लिए क्या बनाया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, जो कौन था, एंड्यूस फ्रेजर था। फिर आते हैं इस अधिनियम अनिश्चित अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को नवीनीकृत किया गया था। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके कार्यकाल को क्या किया गया है, नवीनीकृत किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को 24 से घटाकर 28 कर दी गई थी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनकी संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दी गई है। इसमें से 6 क्राउन द्वारा नामित सदस्य थे और गणपूर्ति 10 सदस्यों की थी। अर्थात यदि कुछ डायरेक्टर ना आए तो क्राउन के प्रतिनिधि अपनी बात मनवा लेंगे। भारतीय सिविल सेवा के एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मैकाले को भारतीय सिविल सेवाओं पर गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले समिति लिखित प्रतियोगी परीक्षा 1854 से शुरू हुई थी। तो अब क्या हुआ, सिविल सेवा थी उनके लिए एक प्रतियोगी परीक्षाओं की गई। मैकाले भारतीय सिविल सेवा पर गठित जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे और जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा है वह 1854 से प्रारंभ हो गई थी। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय विधान परिषद केंद्र में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। अब इसमें क्या हो गया है, विधान परिषद में जो स्थानीय प्रतिनिधित्व है उसकी शुरुआत हो गई। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्यों को शामिल किया गया था। 6 इसमें अलग से विधायी सदस्य जोड़े गए थे अपनी परिषद में। इसमें से ये 4 सदस्यों को मद्रास, मुंबई, बंगाल एवं आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे। इसमें 6 नए विधायी सदस्यों को नियुक्त किया गया है। पहली बार इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को शुरू किया गया। इसमें मद्रास, मुंबई, बंगाल एवं आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा इनको नियुक्त किया गया था 4 सदस्यों को। भू राजस्व, प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका एवं सिविल सेवाएं